अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम जब्बार। वालेकुम सलाम सादिया। क्या हाल है आपका जब्बार? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आई एम सो आप हैप्पी। बताएं, आप ठीक मैं है? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आई एम सो हैप्पी कि आपने आज ज्वाइन किया और टाइम निकाला मुझसे बात करने के लिए। नहीं, थैंक यू सो मच आपका इनवाइट करने का मुझे, और ये अपॉर्चुनिटी देने का कि मैं अपनी अपने थॉट्स या अपनी जर्नी जो है वो शेयर कर सकूं आप लोगों के साथ। तो आपका थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब्दुल जब्बार गुल हमारे आज के गेस्ट हैं। बहुत वेल नोन फेमस विजुअल आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के। ही इज ऑल्सो एन एजुकेटर. He has taught sculpture at the Indus Valley School in Karachi for 10 years. And right now, he is visiting faculty at various institutions in Karachi. And ओरिजिनली इन्होंने ग्रेजुएट किया था द नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से, जहाँ से मैंने भी ग्रेजुएट किया हुआ, मेरे जूनियर थे। इन्होंने अपना बीएफए स्कल्पचर में किया फ्रॉम एनसीए इन 96। और इन्होंने बहुत सी एग्जीबिशंस की हुई हैं। ही हैज एग्जिबिटेड नेशनली, इंटरनेशनली। ही हैज रिसीव्ड द एक्सीलेंस अवार्ड द पंजाब आर्टिस्ट्स एसोसिएशन, and he has also received the National Award for Sculpture, Pakistan National Council of Arts. और मेरे ख्याल से तो उनको और बहुत सारे और अवार्ड्स भी मिलने चाहिए, और इंशाल्लाह मिलेंगे भी, बिकॉज उनका काम आपने भी देखा है, हम आपको दिखा रहे हैं इस शो में। It is just fantastic, fabulous work. He has done many well-known, prominent projects, both commercial and private. और इनके सिर्फ थोड़े से मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ। फॉर एग्जांपल द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, फैसल बैंक, CIP लाउंज, इस्लामाबाद एयरपोर्ट, एंड मैनी अदर्स। एंड अब हम चलते हैं जब्बार की तरफ, और दोबारा मैं आपको वेलकम कहती हूँ। आई एम वेरी हैप्पी कि आपने आज ज्वाइन किया है। तो आप अगर हमसे शेयर करें कि आपने कब ड्राइंग शुरू की, स्केचिंग शुरू की, किस तरह आपको आर्ट में इंटरेस्ट हुआ? आई थिंक वो जो एक टर्म होती है कि बॉर्न आर्टिस्ट, या वो एक आपको एक सर्टन, अब मुझे नहीं पता वो कितनी हद तक वैलिड है या क्या उसका होता है, लेकिन मैं जितना भी अपना बचपन में याद करता हूँ, मतलब बहुत बहुत छोटी, इवन मेरी मेमोरी कुछ ऐसी बनाई है अल्लाह ने कि मुझे कुछ अपनी नर्सरी केजी की क्लासेस का टाइम का भी कुछ याद है। तो शुरू से ही वो एक 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 एस्थेटिक सेंस कह लें उसको था। मैं अपनी कॉपीज पे, मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती थी, मैं लिखता बहुत अच्छा था, बट मैं बिल्कुल छोटे की बात बता रहा हूँ। अगर मैं ABCD भी लिख रहा हूँ तो वो बहुत, वो 3 लाइन में और बड़ा प्रॉपर करके और वो सारा कुछ करके, तो मेरी कॉपी जो है वो मिस मेरी जो है वो क्लास में दिखाती थी, देखें ये कितना अच्छा है, फिर हेडिंग देना ये वो। तो आई थिंक वो जो एप्रिसिएशन शायद उस स्टेज पर थी, तो उसने उसने एक काइंड ऑफ बूस्ट अप दिया कि इसमें कुछ करना चाहिए। मीरपुर खास से मेरा ताल्लुक है। मीरपुर खास एक इंटीरियर सिंध में जगह है, टाउन है, तो वहाँ एज सच कोई आर्ट कॉलेजेस या आर्ट इंस्टीट्यूट तो थे नहीं। तो वो आपके पास ज्यादा से ज्यादा सिनेमा बोर्ड पेंटर्स या जो कमर्शियल बोर्ड पेंटर्स हैं वो आपकी एक इंस्पिरेशन होते थे। तो मैं भी उन्हीं से इंस्पायर हुआ। मैं स्कूल फिर जब जरा बड़ा हुआ, क्लास 6-7 में, जब मैं साइकिल पर स्कूल जाता था, और रास्ते में एक दो सिनेमा बोर्ड पेंटर या साइन बोर्ड पेंटर होते थे। तो मैं जब वो ऑब्वियसली जब मुझे लिखने का शौक है, जब वो बड़े बड़े बोर्ड पे उनको लिखते हुए देखता था कि इतने बड़े बड़े वो अल्फाबेट्स लिख रहे हैं या कैलीग्राफी कर रहे हैं, तो बड़ा फैसिनेशन होती थी कि ये अच्छा, मुझे ये भी सीखना चाहिए, क्योंकि मुझे एक इंटरेस्ट। So then I went to a cinema holding painter. I think I was in class 7, probably 6 में या 7 में था। तो मैंने उनसे कहा कि जी मुझे ये शौक है और मुझे ये सीखना है। तो उन्होंने कहा कि आप आ जाओ। तो वहाँ ये होता था कि वो वीकली जो है सिनेमा पे काम होता था, हफ्ते में, क्योंकि फिल्म जो है वो चेंज वंस इन ए वीक होती थी ना, एक हफ्ता पूरा फिल्म चलती थी और एक वीक में। तो वो वंस ए वीक मैं जाता था और वहाँ पे उनको मैं असिस्ट करता था, वो सीखता था। तो उससे मेरी ये कि कोई जो मेरी एजुकेशन थी वो भी कोई उस तरह से डिस्टर्ब नहीं हुई, और एक जो सीखने का अमल था या एक इंटरेस्ट का था वो बूस्ट अप होता गया। तो आपके घर में कौन कौन था? कोई आर्टिस्ट थे या कि आपको खुद ही इंटरेस्ट था? नहीं, घर में कोई ऐसा नहीं था। वालिद साहब की वो ब्लैक स्मिथ, उनका एक अपना वर्कशॉप था जिसमें लकड़ी और लोहे का काम होता था। और एज सच कोई फैमिली में करीब करीब आर्टिस्ट नहीं था, बट वो सब मतलब शायद मैं पहला ही था अपनी फैमिली में। अच्छा। बट वो
बट उसमें ये है कि एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि छोटे शहरों में जो एक पेरेंट्स का कंसर्न होता है ना, वो ये होता है कि ये बच्चा कोई भी काम करे जिसमें कुछ पैसे वैसे कमा ले, कुछ जो है वो ब्रेड एंड बटर के इश्यूज इसको ना हो। तो समहाउ मैं वो जब मैं बता रहा हूँ 7th 8th क्लास में और सिनेमा पे आप बोर्ड पेंट कर रहे हो या आप जो है वो बैनर लिख रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो मैं तो उस स्टेज पे अर्न कर रहा था। जिस वक्त बच्चों को 4 आने 8 आने मिलते थे, मेरी जेब में 10-10 रुपए होते थे। तो और वो भी अपने कमाए हुए। बिल्कुल। तो ऐसे जो है वो फैमिली को कोई इशू नहीं था कि भाई ये ठीक है, अपना पढ़ाई भी कर रहा है, अपना चीजें भी कर रहा है और एज ए पार्ट टाइम, एज ए हॉबी ये कर रहा है। बट इवेंचुअली वो समहाउ जो है वो एक स्टेज पे पता चला कि जी एनसीए भी है, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, वहाँ पे ये पढ़ाया जाता है। ये खाली स्किल और क्राफ्ट नहीं है, इसकी पूरी एक यू गो थ्रू ए सर्टेन प्रोसेस और सारी उसमें एजुकेशन और सारा। तो फिर मैं एनसीए के लिए मैंने परसू किया। अच्छा, तो एनसीए का कैसे पता चला? एनसीए का ये था कि मैं और आरिम नईम जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम साथ ही उस पे जमील आर्ट पे काम करते थे। तो नईम ने मुझसे 1 साल पहले, वो आपका बैच फेलो भी है ना, आपका क्लास फेलो, तो उसका मुझसे 1 साल पहले एडमिशन हुआ था। वो उसने 1 साल पहले वहाँ पे दाखिला लिया। फिर हमारी एक वो खतो किताबत और एक कॉरेस्पॉन्डेंस चलती रहती थी। फिर मैं बीच में गया भी उसके, जब वो फर्स्ट ईयर में था तो मैंने एक दो चक्कर भी लगाए लाहौर के। तो उसके बाद एक हमारे टीचर होते थे लाल मोहम्मद साहब मिरपुर में, उन्होंने भी मुझे बड़ा फोर्स किया कि तुम्हें एनसीए में जाना चाहिए, तुम्हें इसको एज ए कैरियर परसू करना चाहिए। तो इस तरह से। अच्छा, फिर आप एनसीए पहुंच गए, वहां एडमिशन हो गया, फिर कैसा लगा आपको एनसीए? यार बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मतलब एनसीए में मैंने जब एडमिशन लिया तो मैं डिजाइन में एडमिशन लिया। मैं डिजाइन का स्टूडेंट था। और मैं सेकंड ईयर डिजाइन के एंड पे मैंने अपना एक छोटा सा ऑफिस इस्टेब्लिश कर लिया। थर्ड ईयर डिजाइन में मैं जब था तो मैं खुद प्रोफेशनल जॉब कर रहा था, क्योंकि वो सिनेमा की और कमर्शियल बोर्ड पेंटिंग की एक ट्रेनिंग थी। तो कोई ऐसा फियर नहीं था, कोई हेजिटेशन नहीं थी। तो प्रिंटिंग की जॉब हो रही है, डिजाइन की जॉब हो रही है। बड़ी मजेदार बात मैं ये अक्सर बताता हूँ कि मेरे अपने क्लास फेलोज मेरे पास एम्प्लॉय थे, मतलब वो और जूनियर आके इंटर्नशिप करते थे मेरे छोटे से ऑफिस। अच्छा। तो वो बड़ा मजेदार एक सिलसिला चल रहा था। असद फारूकी साहब आपके भी टीचर रहे हैं। उनके साथ मैंने बहुत सारे उस दौरान में जो है वो मुझे प्रिंटिंग की जॉब दे देते थे, डिजाइन की जॉब दे देते थे। उनके साथ मैंने बहुत काम किया। बट वो थर्ड ईयर डिजाइन जब कंप्लीट हुआ तो कुछ 2-3 चीजें ऐसी हुई कि मुझे लगा कि मैं नहीं, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, दिस इज नॉट माय एरिया। मुझे ये लग रहा था कि मैं सब चीजें जो है वो दूसरों के लिए कर रहा हूँ। यानी मैं, मेरा एक क्लाइंट है और मैं उस क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए, या पैसे तो आ रहे हैं लेकिन एक वो जो पर्सनल काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन हो रही थी वो नहीं। राइट। और एक और शायद इसकी वजह ये भी थी कि क्योंकि वो फाइन आर्ट का, ड्राइंग पेंटिंग का एक बैकग्राउंड था। तो इवन दो आई वाज इन डिजाइन, बट मेरे हर वक्त मेरा एक बैग मेरे होता था, स्केच बुक मेरे हाथ में होती थी। जहां मैं बैठता था तो वो ड्राइंग कर रहा था। तो मुझे हर दिन कोई ना कोई स्टूडेंट या कोई टीचर कहता था यू शुड बी इन फाइन आर्ट्स, यू शुड बी इन फाइन आर्ट्स। मैं डिजाइन में अच्छा भला कर रहा हूँ, लेकिन वो आपको कॉन्स्टेंटली जो है ना कहीं से लोग कह रहे हैं कि नहीं तुम्हें फाइन आर्ट होना चाहिए, तुम्हें फाइन आर्ट। सो आई थिंक वो एक सॉर्ट ऑफ आई वुड से कि सबकॉन्शियसली वो एक प्रेशर सा बिल्डअप हो रहा था। और फिर वो जो थर्ड ईयर में 2-3 इंसिडेंट ऐसे हुए कि मैंने कहा नहीं ये मेरा एरिया नहीं है। देन आई स्विच टू फाइन आर्ट्स। थर्ड ईयर से मैंने क्विट किया, थर्ड ईयर कंप्लीट करके। सब लोग कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, तुम क्यों पागल हो गए हो। मैंने कहा नहीं, मुझे फाइन आर्ट्स में करना। तो फिर देन आई स्विच टू फाइन आर्ट्स। और फिर फाइन आर्ट्स में भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि पेंटिंग करने का था इरादा कि पेंटिंग में अपने आप को एस्टैब्लिश कर लेंगे। लेकिन जब स्कल्पचर किया और स्कल्पचर में वो सारा एक एक्सपीरियंस किया तो वो बहुत चैलेंजिंग लगा। बहुत लगा कि पेंटिंग वगैरह तो मैं कर लूंगा, ड्राइंग मुझे आती है, वो कोई इशू नहीं होगा, लेकिन ये एक ऐसा एरिया है जिसमें एक्सप्लोर करने का बहुत बहुत मार्जिन है। तो देन आई टुक स्कल्पचर एज माय मेजर। और फिर रेस्ट जो है वो है जो है बस। बहुत वाइज डिसीजन थी, बिकॉज आप देखो कि आपकी एक्सपर्टीज और आपका टैलेंट कितना ज्यादा नजर आ रहा है जब आपने फाइन आर्ट्स में ये सारी चीजें जो है वो सीखी हैं, स्पेशली स्कल्पचर में। अमेजिंग आपके स्कल्पचर्स हैं। थैंक यू सादिया। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ कि ये इसमें विदाउट एनी एग्जेजरेशन
शायद ही एनसीए के दौरान में मेरा कोई दिन जाता होगा जिस दिन मुझे कोई ना कोई ये ना कहता होगा तो फाइन आर्ट्स में। मतलब एक दो टीचर तो मुझे हॉस्टल में भी आ गए, आके मेरे कमरे में आके और मेरी पेंटिंग और ड्राइंग कहते तुम क्या कर रहे हो डिजाइन में, तुम्हें फाइन आर्ट्स में आ जाओ, तुम ये करो। मैंने कहा अच्छा देखते हैं। तो और फिर जब मैंने वो स्विच किया तो भी बड़ा मजेदार, वो सारे डिजाइन डिपार्टमेंट वाले परेशान हो गए कि जी ये अच्छा भला कर रहे हैं काम, इसका अच्छा भला ऑफिस चल रहा है और ये यू नो इज डूइंग गुड इन क्लास असाइनमेंट में भी, तो ये क्यों फाइन आर्ट में जा रहा है। लेकिन वो आई थिंक वो एक समहाउ एक डिसीजन ले लिया। फिर आई थिंक वो सही डिसीजन प्रूव हो गया। अब लोग कहते हैं कि अच्छा डिसीजन था, सही था। आई थिंक मैं भी बहुत खुश हूँ कि अच्छा, तो जो आपके टीचर्स थे, फिर तो आपके डिजाइन के भी टीचर्स थे, थर्ड ईयर तक आप डिजाइन में थे, फिर फाइन आर्ट्स के भी टीचर्स थे, तो आपके फेवरेट टीचर्स कौन थे या किनको आप मेंशन करना चाहोगे? आई फील ब्लेस्ड, आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि जैसे भी आपने कहा ना कि डिजाइन के जितने भी अब ये अपना असद फारूकी साहब, अस्करी मियां ईरानी, तलत दबीर, मियां सलाउद्दीन, इन सबके साथ मेरा एक था। फिर जब मैं फाइन आर्ट में आया तो सही साहब, आसिफ साहब और अपना बशीर साहब और ये सारे लोग, तो आई फील ब्लेस कि मुझे इन जैसे लोगों के साथ। और एक आपकी अपब्रिंगिंग में इतना डाइवर्स जब आपको एक इनपुट मिल रहा हो ना, तो आप कुछ चीज किसी टीचर से सीखते हो, कुछ चीज किसी टीचर से सीखते हो, कुछ चीज अब अभी भी लोग ये कहते हैं कि इवन मेरे मेरे वो जो भी मेरा टाइम डिजाइन में गुजरा है, इट वाज नॉट सॉर्ट ऑफ वेस्टेड टाइम। वो उसने बहुत कुछ मुझे सिखाया, तो वो फिर मैंने अप्लाई किया अपने आर्ट प्रैक्टिस में, अपनी लाइफ में। मेरी लाइफ में कोशिश करता हूँ कि काफी ऑर्गेनाइज रहे, चीजें वो रहे। वो शायद वो डिजाइन वाला एक्सपीरियंस था, वो केओटिक लाइफ नहीं है जो जनरली आर्टिस्ट के साथ मंसूब होती है कि केओटिक लाइफ होगी, वो नहीं। राइट। तो फिर एनसीए से जब आपने ग्रेजुएट कर लिया, जब आप फिर उसके बाद क्या किया? कराची क्यों चले गए लाहौर छोड़ के? ये भी बड़ी मजेदार सी है, सारी सारी यादें सारी जो है ना। एनसीए से थीसिस के बाद मुझे जो है वहाँ पे एक सैगल फैमिली ने पैट्रोनाइज किया। उन्होंने कहा कि आपको हम जगह देते हैं, आप यहाँ रहे। फिर उन्होंने खुद मुझे ऑफर की। सो मैं वो लाहौर आर्ट गैलरी में कुछ अरसे में रहा, वहाँ मैंने काम भी किया। अगेन बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन साथ ये पता नहीं मेरी मेरी पर्सनैलिटी शायद ऐसी है कि मुझे एक्सप्लोर करने में चीजें और मुझे नया नया सीखने में, नया नया करने में बहुत मजा आता है। मतलब मैं फिक्सेटेड नहीं हूँ कि अगर मेरी मुझे मतलब बचपन में मेरी ड्राइंग अच्छी थी तो मैं आज तक ड्राइंग कर रहा हूँ, या मैं पेंटिंग अच्छी थी तो मैं पेंटिंग कर रहा हूँ। मैंने बहुत एक्सप्लोर किया, मतलब एक्सप्लोर करने की कोशिश की। तो एनसीए में भी जैसे डिजाइन का, फाइन आर्ट्स का, फिर लाहौर को एक्सपीरियंस किया। फिर एक सर्टेन पॉइंट पे मुझे लगा कि अब लाहौर बहुत बहुत लिमिटेड हो गया है। मतलब बस अब कुछ और, कोई और जगह, कहीं और जाना चाहिए। सो वो सब बहुत अच्छा चल रहा था वहां पे। वो भी अगेन जब मैंने छोड़ा वहां से तो लोग कह रहे थे क्या कर रहे हो, पागल हो गए, इतना ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है और ये सब कुछ है। मैंने कहा नहीं, मुझे कराची जाना है और नए लोगों से, नए उस चीजों से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है। तो फिर देन आई मूव टू कराची। आई थिंक 98 था शायद। 2 साल में थीसिस के बाद 1.5-2 साल में लाहौर में रहा। 98 में मैं कराची मूव कर गया। आते ही जो मुझे वो प्रिंटर्स वालों ने इंगेज कर लिया, ऑफर में जॉब, तो मैं फिर पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन एक पॉइंट पे आपको आके डिसाइड करना आता है कि आइदर यू बिकम ए फुल टाइम टीचर या एक प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट। तो मैं माशाल्लाह बहुत टीचिंग के दौरान में बहुत रेगुलर एग्जीबिशन भी कर रहा था, कमीशन प्रोजेक्ट भी कर रहा था, यानी आई वाज फुली ऑक्यूपाइड। बहुत बहुत हेक्टिक, मतलब वो 10-12 साल उसमें चल रहे थे और माशाल्लाह चीजें बहुत अच्छी हो रही थी। तो उस स्टेज पे मुझे लगा कि यार अब जो है या तो आप टीच कर लो या अपना काम कर लो। तो फिर अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आई क्विट टीचिंग और फिर अब मैं फुल टाइम जो है वो स्टूडियो आर्टिस्ट। आई थिंक 2008 से ऑनवर्ड, अब तो मुझे पता भी नहीं कितने साल हो गए। सो एंड ट्रस्ट मी, मैं सब भी अपने दोस्तों को भी कहता हूँ कि फुल टाइम ये काम जो है वो फुल टाइम के बगैर हो नहीं सकता। ये जो स्पेशली स्कल्पचर का है, फिर भी पेंटिंग वगैरह या और जो 2 डायमेंशन है उसमें आप थोड़ा सा मार्जिन रखते हो, लेकिन ये स्कल्पचर जो है ये बहुत डेडिकेशन, बहुत टाइम कंज्यूमिंग और बहुत लेबोरियस है। तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा फोकस ऑन ऑन योर प्रैक्टिस। तो उस वजह से फिर
टीचिंग जो है वो क्विट कर दी। फिर ऑब्वियसली जब फुल टाइम स्टूडियो आर्टिस्ट आप बन जाते हो या आप होते हो, तो फिर आपके पास सिर्फ काम करना होता है ना, और कोई चॉइस नहीं है। आप काम कर रहे हो, आप आर्ट कर रहे हो, और अपनी जर्नी को जो है वो एक तरह से एंजॉय कर रहे हो। सो अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। ये अच्छा डिसीजन था जो भी। देखें, बड़ी मजेदार ये बात है कि ये भी मैं अपने स्टूडेंट को कहता हूँ कि डिसीजन कोई भी सही या गलत नहीं होता, आप उसे प्रूव करते हो कि वो सही है या गलत। अगर मैं डिजाइन छोड़ के फाइन आर्ट्स में आता और फाइन आर्ट्स में आके रुल जाता, डिसअपियर हो जाता, तो कहते कितना बुरा डिसीजन था, वहाँ अच्छे भले थे, लेकिन क्योंकि मैंने अब स्टेब्लिश किया तो अब वो डिसीजन बेहतर हो गया। लाहौर में से रह के मैं कराची में आके अगर मैं यहाँ डिसअपियर हो जाता, ख्वार हो जाता, तो कहते लाहौर अच्छा था, वहीं रहते। लेकिन यहाँ आके स्टेब्लिश हो गया, तो अब ये डिसीजन। सो एक्चुअली ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कुछ डिसीजन आप लेते हो, उसके पीछे शायद वो इंट्यूटिवली हो या आप किसी भी वजह से लो, फिर आपने प्रूव करना होता है कि वो डिसीजन सही था या गलत था। आप ही उसे गलत प्रूव करते हो, आप ही उसे सही। अच्छा, तो आपने अभी अपने स्कल्पचर की बात की है, तो इट्स ऑब्वियस कि आप स्कल्पचर ज्यादा एंजॉय करते हो कंपेयर टू पेंटिंग, राइट? या कि अच्छा, तो स्कल्पचर में आपने वुड में किया हुआ है, मेटल में किया हुआ है, तो उसमें से आपकी कोई प्रेफरेंस है कि आप कौन सा मीडियम ज्यादा एंजॉय करते हो, वुड या? ये इसमें भी एज सच, देखिए मैंने जैसे भी शुरू में कहा ना कि मुझे चीजें एक्सप्लोर करने का, और मैं जिस वक्त जिस मटेरियल में काम कर रहा हूँ मैं उसको फुली एंजॉय करता हूँ। तो आपको मैंने जो इमेजेस भी भेजे, तो एक सर्टेन टाइम पे मेरा बहुत रियलिस्टिक और बहुत एकेडमिक काम, जिसमें बहुत प्रोपोर्शन और वो सारा वो फाइबर ग्लास में मेटालिक, सो मैंने उसको भी इतना एंजॉय किया जितना फिर मैंने वुड में जब काम किया उसको किया, फिर वुड और मेटल को कंबाइन किया, फिर अब मैं प्योरली मेटल में काम कर रहा हूँ। सो और ये जो है ना, ये इस तरह नहीं होता कि मैं अभी मैं इसमें वुड में काम कर रहा हूँ तो मुझे एक हफ्ते बाद मेटल में काम करना है, या एक हफ्ते बाद फलाने। ये ग्रेजुअली एक प्रोसेस होती है कि आप जैसे जैसे इवॉल्व करते जाते हो, आपका थॉट प्रोसेस जैसे इवॉल्व करता जाता है, आप कहना क्या चाहते हो अपने काम में, उस कहने के लिए कौन सा मीडियम सूटेबल है ज्यादा। तो आप फिर वो देखते हो ना कि अगर मैं कोई काम ऐसा कर रहा हूँ जो मुझे लगता है कि वुड में नहीं होना चाहिए, नहीं मजा आ रहा मुझे, तो आई हैव टू गो टू सम अदर मटेरियल, तो वो फिर आप दूसरे को ट्राई करते हो। तो मैंने जितनी भी वो चीजें आपसे शेयर की है, अपने सारे काम वो सब मैंने एंजॉय किए, और एज सच फेवरेट डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल है। सब अच्छे हैं डिफरेंट टाइम पर और डिफरेंट उस पर, सबको एंजॉय किया बहुत। राइट। अभी आप प्रेफर कर रहे हो मेटल, एंड स्पेशली जो आप अपनी वो विंग्ड थॉट्स जो रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उसमें वो बड़ी परफेक्टली रिप्रेजेंट हो रही हैं। तो उनके बारे में आप शेयर करो, आपकी क्या कंसेप्चुअल थिंकिंग क्या है बिहाइंड दीज विंग्ड थॉट्स जो आप एक्सप्रेस कर रहे हो, उसको सिंबलाइज कर रहे हो। मैं आई थिंक देखो, हमारे पास जो वे ऑफ एक्सप्रेशन या कम्युनिकेशन है वो लफ्ज है, ठीक है। शायर शेर कहता है और लिखने वाला लिखता है। आर्टिस्ट के पास एक विजुअल वोकैबुलरी होती है, ठीक है। तो वो विजुअल वोकैबुलरी एक फॉर्म की शक्ल में, या एक हम इवन जो हम पेंटिंग भी करते हैं तो वो भी एक विजुअल वोकैबुलरी की बात होती है ना। तो उसमें कुछ साइन या सिंबल ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, कुछ ही होते हैं कि जो आप अपने इवॉल्व करते हो। तो मेरे लिए ये मैं हमेशा से मुझे लगता है कि कुछ चीजें बहुत एक डिवाइन ब्लेसिंग की शक्ल में, कुछ ख्यालात, कुछ चीजें मुझे आती हैं या आती रही हैं, और बहुत बचपन से आती हैं। और क्योंकि मेरा एक अपना इंटरेस्ट है स्पिरिचुअलिटी में और सूफीज्म में, और मैं मतलब कंपैरेटिव रिलीजन पे भी मैंने काम किया है। तो कुछ थॉट जो है वो बहुत आते हैं, तो उस थॉट को मैं कैसे एक्सप्रेस करूं, उस थॉट के लिए मैं क्या। तो फिर ये ग्रेजुअली एक विंग थॉट की सीरीज शुरू हुई, जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना, ख्यालों की परवाज। और तो ये उसकी एक है। और ये थॉट कहीं से ओरिजिनेट होते हैं, समटाइम यू नो कहाँ से वो आ रहे हैं, समटाइम्स आपको नहीं पता होता, वो सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस से कहीं से आते हैं। तो उस सारे का प्ले है, उस सारे में जब आप ये स्कल्पचर देखते हो तो बड़े इसको मैंने डिफरेंट अलग सिंबल के साथ कनेक्ट किया है। फिर ये कहीं कहीं ये स्कल्पचर में ऊपर से नीचे की तरफ
थॉट्स जो है वो डाइव इन कर रहे हैं, कहीं कभी वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कभी वो साइडवेज आ रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि अगेन कि मैं आई फील ब्लेस्ड कि वो चीज़ें मुझे आती हैं, समझ आती है, और शायद मैं बहुत सारी चीज़ें सरफेस के बियॉन्ड भी अल्लाह ताला मुझे जो है वो दिखा देता है। अच्छा, मैं ये नोटिस कर रही हूँ जब्बार के आपके काम में और आपकी जो फिलॉसफी है, जिस तरह आप एक्सप्लेन करते हो, या जैसे नईम है उसकी भी जिस तरह वो बातें बताता है, तो मीरपुर खास में कोई खास बात है कि आप लोग वहां से आर्टिस्ट निकले हो और इतनी आपकी डीप फिलॉसफीज हैं, इतनी डीप थिंकिंग है? ये ये हमें भी नहीं पता। आई थिंक होता है, सिंध सिंध की जो है पूरी मिट्टी में कुछ है, हम्म वी फील प्राउड कि यहाँ की एक हिस्ट्री है और एक है, और फिर ये भी बात नहीं है कि सब सब अच्छे ही होते हैं, कुछ वहां से मीडियोकर भी निकलते हैं, सब चीजें हम्म होती हैं, लेकिन कुछ कुछ है, कुछ है ऐसी ना? ब्लेसिंग्स है वहाँ पे हम्म कि वो हमें तो, मुझे और नईम को मजाक में लोग कहते थे कि भाई तुम लोग बेवकूफ में क्या खिलाते हो, क्या खाते हो तुम लोगों को, जो आता है वो इतना, जो आता है वो इतना टैलेंट। आपकी ये जो आपकी फिलॉसफी है जिस पे आप बेस करते हो अपना काम, इसमें बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी नजर आती है, तो उसका कुछ थोड़ा सा शेयर करें कि आपकी क्या थॉट्स हैं, और एंड व्हाट काइंड ऑफ गाइड्स यू जब आप ये अपना आर्ट क्रिएट करते हैं? आई फील रियली ब्लेस्ड कि बहुत अर्ली स्टेज पे वो सारे जैसे मैंने आपको बताया कि जिस जमाने में बच्चों को 4 आने 8 आने मिल रहे हैं तो मैं 10 रुपए कमा रहा हूँ, हम्म या मुझे शुरू से ही पता नहीं, बहुत छोटी सी उम्र में ही मुझे बड़े लोगों में बैठने का बहुत शौक था, यानी मैं हम्म अपनी एज से डबल एज के लोगों की गैदरिंग में बैठ के और मैं हम्म सुनता रहता था। तो बहुत अर्ली स्टेज पे रूमी का नाम आ गया, और कशफुल माजूब आ गई, और हम्म मसनवी आ गई, और वो बहुत सारी चीजें बहुत अर्ली स्टेज पे, यानी जिस हम्म स्टेज में बच्चे वो टॉफियों से खेलते हैं, उस स्टेज में ये नाम आपको सुनने को मिल जाए। एक मेच्योरिटी जो है वो बहुत अर्ली स्टेज पर उस तरह से आ गई। मैंने मौलाना रूम को पढ़ा तो मैं आई थिंक 9th या 10th क्लास में था। मैंने कहा ये क्या थॉट प्रोसेस है, वो ऑब्वियसली मैंने उनकी ट्रांसलेशन पढ़ी थी मसनवी की, लेकिन राइट वो थॉट प्रोसेस माइंड बॉगलिंग, ये ब्लेसिंग के अलावा कुछ नहीं हो सकती कि मैं अगर क्ले से काम कर रहा हूँ तो उसमें भी एक सर्टेन एक्सेल आ रही है, अगर मैंने वुड को टच कर दिया तो उसमें भी एक सर्टेन एक्सेल आ रही है, और वो सिर्फ एक्सेल जो है क्राफ्ट की नहीं है, वो थॉट प्रोसेस की भी है। ये बगैर बगैर डिवाइन ब्लेसिंग के हो नहीं सकता कि आप, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने जो किया है वो क्लिक हो गया, वो हिट हो गया। मैंने ड्राइंग की तो वो लोगों ने ले लिया, पेंटिंग की तो ले लिया, फिगरेटिव जो स्कल्पचर जो मैंने आपको भेजे, इनमें से कोई मेरे पास नहीं है, एक आधा मेरे पास है, सब लोगों के पास अच्छा। मेटल के हम्म सारे जितने बड़े कलेक्टर हैं सबके पास काम है। तो आई फील अगेन ब्लेस के जो भी कुछ करते हो, जो भी कुछ किया वो समहाउ लोग उससे कनेक्ट होते हैं, जैसे आप कह रही हैं कि वो, और यही सबसे बड़ी सक्सेस है आर्टिस्ट की कि आप मतलब ये तो मौका बहुत कम मिलता है ना कि आप अपने काम को एक्सप्लेन करें, लेकिन आपकी एब्सेंस में आपका काम स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, वो एक बड़ी मजेदार बात। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो जो इंटरनेशनल ऑडियंसेस हैं, जैसे आपकी इंटरनेशनली भी आपने एग्जिबिट किया हुआ है, वो कैसा एक्सपीरियंस था, और वो ऑडियंस रिएक्शंस पाकिस्तानी रिएक्शन से डिफरेंट होती हैं, या क्या आपके एक्सपीरियंसेस हुए हैं उसमें? मेरे काम को या मेरे उसको जो एक मेरी खुशकिस्मती है वो यही है कि लोग उस चीज को कनेक्ट करते हैं जो आप कह रही ना बात, कि चाहे हम्म मैं यूरोप में कहीं गया और वहां मैंने अपना काम शेयर किया, तो हम्म दे इंस्टेंटली फील कि कुछ स्पिरिचुअलिटी का एलिमेंट है, कुछ थॉट प्रोसेस उस हम्म तरफ है, कुछ उस तरह हम्म का है, तो वो उसमें होते हैं। कोरिया में मैं गया तो वहां मैंने दो अपनी ऑर्डरी सोल की फिगर की हैं, वो शायद मैंने इमेजेस आपसे शेयर नहीं किए, ह्यूज ग्रेनाइट के। तो वो वहां पे भी हर आदमी ये कह रहा था कि ये यही चीज, सारी चीजें कि इसमें हमें एक स्पिरिचुअल जो है वो एलिमेंट आपके काम में हम्म नजर आता है। और हम्म ये उस तरह और जो सबसे सादिया एक जबरदस्त कॉम्प्लीमेंट होता है किसी भी आर्टिस्ट के लिए, वो ये होता है कि आपका काम यूनिक, आपका काम ओरिजिनल है, आपका काम जेन्युइन है। तो राइट। मेरे काम को जब लोग लोग काफी लोगों ने, जितने भी लोगों ने रिव्यू किया है, तो कोई रेफरेंस नहीं बनाते कि ये फलाने से वो वहीं से, हम्म जब बाहर का काम है
और ये उसका थॉट प्रोसेस है। ये मेरा ख्याल में मेरी जो है वो शायद सबसे बड़ी सक्सेस। तो आप एंजॉय क्या करते हैं यहाँ पर, नेशनली, लोकली, जब आप एग्जिबिट करते हैं या जब इंटरनेशनली करते हैं, या कि दोनों सिमिलर एक्सपीरियंसेस हैं आपके लिए? दोनों जगह मजा आते। एक मैं बात आपको बताऊं कि मैं कभी भी उस बैंड वैगन में चढ़ने की मैंने कोशिश नहीं की कि आजकल ये इन है तो ये मैं प्रोड्यूस करूं तो ये हो जाए ना। शुक्र है। उस मैंने हमेशा वो किया जो मैं कर रहा हूँ। उसको इंटरनेशनली नेशनली कितनी रिकग्निशन मिलती है कितनी नहीं मिलती क्या है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 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 कुछ है। और ताजिया टू बी वेरी ऑनेस्ट जब मैं कोई भी काम करता हूँ एग्जिबिट करता हूँ तो उसको सबसे ज्यादा मैं खुद पहले एंजॉय करता हूँ। यानी मैं हमेशा ही होता है कि जहाँ मेरा एग्जिबिट हो रहा है और मैंने काम डिस्प्ले कर दिया तो मैं घंटों बैठ के मैं पहले खुद इसको एंजॉय करता हूँ कि मुझे मजा आना चाहिए। मतलब मुझे हाँ आई हैव डन समथिंग और वो कुछ कम्युनिकेट कर रहा है या कुछ बात बन रही है और मुझसे क्या कम्युनिकेट कर रहा है। बाकी तो वो सब सेकेंडरी हो जाते हैं कि उसको कितने इंटरनेशनली क्या उसको रेगुलेशन मिल रही है कितने का बिक रहा है कौन खरीद रहा है कौन नहीं वो सब इररेलेवेंट। अगर आप काम के प्रोसेस को एज एन आर्टिस्ट एंजॉय कर रहे हैं और आपका फाइनल जो आउटकम है उसको आप एंजॉय कर रहे हैं तो दैट्स इट। बाकी सारी चीजें तो उस पैकेज का हिस्सा है। मतलब आप एग्जिबिट करोगे तो बिकेगा भी और मतलब आपको ठीक है पैसे भी मिलेंगे आपको शोहरत भी मिलेंगे। लेकिन जैसे ही आपने काम पैसों और शोहरत के लिए करना शुरू कर दिया तो ये वाला साइड गया। उसमें से वो फिर आपकी जो अपना पर्सनल प्लेजर है आपकी जो पर्सनल जो प्रोसेस का जो प्लेजर है वो चला जाता है। फिर आप अगेन यू वर्क लाइक एज डिजाइनर या एक कंपनी के तौर पे कि आप एक सर्टेन टारगेट ऑडियंस आपके ध्यान में होती है एंड यू वर्क। आर्टिस्ट के लिए मेरे लिए तो कम से कम कोई टारगेट ऑडियंस नहीं है। मेरी टारगेट ऑडियंस मैं खुद हूँ। मुझे अपने आप को मजा एंजॉय करना है मुझे अपने आप को जो है वो काम करते हुए मजा आना चाहिए फाइनल आउटकम का मजा आना चाहिए। बाकी सब चीजें वो सेकेंडरी है। राइट, ट्रू आर्टिस्ट की निशानी वैसे ये है कि आप अपने लिए ही कर रहे हो और वो नजर आ रहा है आपके काम में। नहीं ये होता है ये साजिया ये हम लोग भी बहुत स्मार्ट है ना कहते सब यही है। मतलब जो हाँ। आप किसी भी आर्टिस्ट से बात कहते सब यही। अच्छा, तो आपके फिर बच्चे हैं और उनमें से कोई आर्टिस्ट हैं? जी माशाल्लाह मेरे 3 बेटे हैं। मेरी माशाल्लाह। बहुत अर्ली हाँ अर्ली एज पे शादी हो गई थी तो माशाल्लाह तीनों जवान ग्रोन अप। अच्छा। बड़ा बेटा जो है फराज उसने बिजनेस उसने शुरू में ही कह दिया था पापा मुझे आर्ट वार्ट नहीं करना है अच्छा। तो मुझे बिजनेस में जाना है। तो उसने उसने जो है वो बीबीए किया और फिर वो एक कंपनी में अच्छी जॉब कर रहा है। उससे जो छोटा है वलीद उसने डिजाइन में किया कम्युनिकेशन डिजाइन में अच्छा। और उसने अब अपना ऑफिस एस्टेब्लिश कर लिया माशाल्लाह। तो हाँ वो भी काम कर रहे हैं। एक्सलेंट। तीसरा जो है बिलाल वो फाइन आर्ट्स में था उसने इस साल अभी ग्रेजुएट किया है इंडस वैली से। तो अच्छा। वो तीनों चीजें जो शायद मेरी पर्सनालिटी में थी वो डिजाइन का एक्सपीरियंस था वो फाइन आर्ट्स का था। बिजनेस तो नहीं था लेकिन वो आ गया तीनों बच्चों में वो डिवाइड हो गया एंड माशाल्लाह रियली गुड। माशाल्लाह। बिजनेस भी था क्योंकि आपने अपना डिजाइन स्टूडियो भी तो चलाया हुआ था जब आप एनसीए में थे, राइट? हाँ हाँ वो हाँ। हाँ बिल्कुल वो बिल्कुल बिजनेस ही था वो बिल्कुल बिजनेस। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई तीनों 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 कंपोनेंट उन्होंने अलग अलग पकड़ ली। माशाल्लाह। तो एनसीए उनमें से कोई नहीं गया? ये इन दोनों का एनसीए में हो गया था एडमिशन। डिजाइन में जो वलीद है बीच वाला मेरा दरमियान वाला बेटा उसका भी हो गया था एनसीए में और छोटे का बिलाल का भी एनसीए में हो गया था। फिर मैंने इनको फ्री चॉइस मैंने कहा मैं तुम्हें कोई प्रेशराइज नहीं करता राइट। तुम्हारी चॉइस है एनसी जाना चाहते हो तो एनसी। तो इन्होंने कहा कि पापा हम इंडस प्रेफर करेंगे। हमने कहा अपनी बेगम के बारे में फिर मुझे ये बताइए कि वो, उनका इंटरेस्ट है आर्ट में या? कंप्लीट हाउस वाइफ है और उनका कोई अच्छा। आर्ट से लेना देना नहीं। और उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने मेरे बच्चों को की अपब्रिंगिंग फुल टाइम फुल डेडिकेशन से किया है। तो माशाल्लाह वो मतलब उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो शायद मेरे कंट्रीब्यूशन से बहुत 1000 टाइम्स ज्यादा है। तो आई फील ब्लेस्ड। मैं तो सादिया में ये जो लफ्ज बोल रहा हूँ ये मैं मतलब कोई सुपरफिशियली नहीं बोल रहा हूँ ये मेरे बहुत दिल से निकल रहा है कि मैं जितना शुक्र करूँ उतना काम है। आई रियली फील ब्लेस्ड के ये सारी चीजें जो है वो अल्लाह ताला ने देखने का करने का समझने का मौका दिया। अम्मा अब्बा के बारे में कुछ आप शेयर करना चाहोगे? अम्मी अब्बू सिंपल लोग हैं पुराने लोग हैं सादा लोग हैं।
वालिद साहब ने, जैसे मैंने बताया, वो ब्लैक स्मिथ लोहार का, और हमारा जो वर्कशॉप होता था में लकड़ी और लोहे का काम होता था। बहुत मेहनत की उन्होंने हमें, बहुत हक हलाल की, जिसको कहना चाहिए, वो हमारे अपब्रिंगिंग में शामिल है। तो सादे लोग हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं अपनी औलाद की सक्सेस पर, और मतलब आई थिंक एंजॉय करते हैं हमारी सक्सेस को भी। और आपके जो बहन भाई हैं वो, हाँ भाई, उनके बारे में कुछ बताइए। बहनें मेरी 3 हैं और 3 मुझसे छोटे भाई हैं। हम लोग टोटल 7 हैं। तीनों बहनें वो सब शादीशुदा अपनी फैमिली में अच्छा। हैं। भाई जो है उसमें जो छोटा है, उसने इंडस से डिजाइन में किया था। वाडा फर्नीचर के नाम से अपने अपना एक ब्रांड डेवलप किया। अब वो वहाँ मीरपुर खास में अपना उसने सेटअप किया हुआ है। उससे जो छोटा है वो, उसने इंडस से आर्किटेक्चर पे किया हुआ आर्किटेक्ट है। अच्छा, मुझे बताएं कि आपके अपने फेवरेट आर्टिस्ट कौन है? जब आप इंटरनेशनली देखते हैं तो इंटरनेशनली आपको किसका आर्ट अच्छी लगती है? इसमें भी साथ ही डिफरेंट स्टेजेस होते हैं ना, जैसे आप जब एक सर्टेन मतलब कभी माइकल एंजेलो भी अच्छा लगता था, कभी रोना भी अच्छा लगता था, कभी कोई और अच्छा लगता था। जैसे जैसे आप ग्रो करते, फिर एक सर्टेन टाइम के बाद, जैसे मैं भी आपसे बात भी कर रहा था, फिर वो जर्नी विद इन योरसेल्फ होती है। तो बहुत सारे आर्टिस्ट बहुत फेवरेट है, लेकिन उनको वहीं तक रखना होता है कि आप उनके काम को देखें, उनके काम को एंजॉय करें, उनके काम को अप्रिशिएट करें, और अगर कुछ सीखते हैं तो जरूर सीखें, लेकिन उसको अपने काम में रेप्लिकेट ना होने। अच्छा, स्टूडियो पे आप पढ़ाते हैं लोगों को, जिस तरह मोस्टली आर्टिस्ट कर रहे हैं कि अपने स्टूडियो पे भी क्लासेस हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो टीचिंग एक एक मिजाज है पूरा, एक एक वो सारा जो है वो एक स्टेट ऑफ माइंड है। अगर आप उसमें नहीं है तो फिर आप वो एक एक बच्चे को पढ़ाना या 10 बच्चों को पढ़ाना एक ही बात है ना। इंडस में पढ़ाना, किसी आर्ट कॉलेज में पढ़ाना या स्टूडियो में पढ़ाना, वो एक ही बात है, मतलब पढ़ाना पढ़ाना है। तो मैंने समहाउ वो वाला साइड जो है वो थोड़ा सा बैकफुट पे कर दिया, कि टीचर के तौर पे नहीं अपने आप को एस्टेब्लिश करना, अपने आप को एज ए स्कल्पटर या एज एन आर्टिस्ट एस्टेब्लिश करना। यहाँ पर लोगों को कॉपी करने का बड़ा शौक है, तो मैंने अक्सर देखा है कि लोग इंस्पिरेशन कहते हैं, लेकिन वो इंस्पिरेशन से जरा आगे चला जाता है, बिल्कुल डिटो कॉपीज ऑलमोस्ट करते हैं एक दूसरे के काम की। क्या ख्याल है आपका इस तरह कॉपीइंग के बारे में? नहीं, कॉपी करना तो बिल्कुल डिजास्टरस है ना, वो तो बिल्कुल ही इलीगल भी है, मॉरली भी ठीक नहीं है, वो तो सब, उस पे तो कोई नहीं। लेकिन मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैं तो लोगों को कहता हूँ कि कॉपी करके दिखाओ, कॉपी करो इसको, मतलब करो तो सही ना जरा। क्योंकि मेरी जो चीजें हैं उसमें वो इतने प्रोसेस करने को, तो कॉपी डेबिट भी हो जाता है ना, वो स्कल्पचर भी कॉपी हो जाता है कॉपी करने का। लेकिन मतलब आप उस मैं तो ये कहता हूँ कि कोई आदमी स्कल्पचर कर अगर करेगा और वो स्कल्पचर नहीं भी बना सका, तो वो कम से कम स्कल्पचर को अप्रिशिएट करना जरूर सीख जाएगा, क्योंकि वो इतनी इतनी प्रोसेस, इतनी लेबर, इतनी, अभी देखने में विंग थॉट एक सिंपल सा विंग थॉट है, लेकिन इसके पीछे अगर मैं आपको प्रोसेस बताऊं तो 15-20 टेक्निकलिटीज हैं जिसके थ्रू ये होता है, वो सारी चीजें होती हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि करो, करके दिखाओ, करो। एक दो दफा लोगों ने मुझे किए थे कि कुछ मेरी वुड कार्विंग किसी ने की है, मैंने कहा करने दो, कोई बात। अगेन वो कमर्शलाइजेशन आ दिया, और वो सारी चीजें पैसा बनाने का वो इतना हमारा वो हो गया है कि उसमें सही गलत अच्छा बुरा वो सब इररेलेवेंट हो गया। तो ठीक है, एक आदमी क्यों इतनी एफर्ट करे, सालों लगाए और अपना जेन्युइन काम बनाए, जब वो किसी मास्टर की कॉपी करके 20-50 लाख में बेच दे, तो शॉर्टकट भी है, इंस्टेंट मनी भी है, और फिर बहुत सारे माफियाज इन्वॉल्व होते हैं इस सारे में, कोई एक एक अकेले बंदे का काम तो नहीं होता। अच्छा, आपने कमीशन पे भी काम किया हुआ, तो आपको रिक्वेस्ट आती हैं कि कस्टमाइज करें? कोई डू पीपल अप्रोच यू कि जी हमारा बस्ट बना दें, या ऐसी कोई चीजें, या स्पेशली पोर्ट्रेट बना दें? ये बहुत मुख्तलिफ तरह के कमीशन प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिसमें ये मतलब पोर्ट्रेट्स का भी होता है, बट अब जो है वो लोग माशाल्लाह से वो स्टेज आ गया कि लोग अपनी स्पेस में कहते हैं कि ये स्पेस है और हमें आपका काम चाहिए। वो फिर मैं उनको आइडिया देता हूँ कि यहाँ ये पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है, ये हो। तो I've done a lot of बहुत बहुत कमीशन प्रोजेक्ट किए हुए, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। क्या क्या आपके प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने किए हुए हैं? देखिए, इसमें ये मतलब स्टेट बैंक का है, फिर ये अपना NIB बैंक
NIB बैंक में कोई आई थिंक 2008 या 9 में मेरे कोई 20-25 पीसेस लिए थे, तो उनका जो एग्जीक्यूटिव फ्लोर है उस पे सारा उन्होंने अच्छा। वो डिस्प्ले किया पूरा। वो लगता था कि मेरी कुछ लोग मुझे देख के आगे कहते जबार वो तुम्हारी गैलरी लगती है। तो वो था, तो बहुत सारे लोगों के घरों में बहुत सारे घर ऐसे हैं साजिया कि जिसमें सिर्फ इसका लगे हुए हैं और किसी और का काम नहीं है। वाह। वो लोग आके कहते हैं कि ये आपकी गैलरी बनाई हुई है ना। कायदे आज़म के बहुत सारे पोर्ट्रेट्स मैंने रिलीज आर्मी के लिए किए, अच्छा। और एक अल्लामा इकबाल का एक पोर्ट्रेट मैंने किया था, वो यहाँ से उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उज़्बेक गवर्नमेंट को जो है वो ऑनररी गिफ्ट किया था, और अल्लामा इकबाल का पोर्ट्रेट किया। वाह, बहुत सारे माशाल्लाह। अच्छा, तो ये जो आपके ज्यादातर कमीशन प्रोजेक्ट्स हैं जो लोगों के घरों के लिए हैं, वो कराची में ज्यादा लोग हैं आपके क्लाइंट्स, या लाहौर में भी हैं, या और सिटीज में भी? कराची में ज्यादा है, बट लाहौर में भी काफी लोगों के पास काम है, इस्लामाबाद में भी काफी। पाकिस्तान में तो मेनली ये तीन ही शहर हैं जहाँ पे के लोग आर्ट एक्वायर करते हैं। कराची में मेजोरिटी जो काम है मेरा कराची में है, पर लाहौर में भी मैंने शोज किए हैं। लाहौर में भी 2019 में मैंने शो किया था, ऑलमोस्ट 80% सोल्ड आउट था, तो काफी काम जो है वो लोग वहीं लोगों ने ले लिया। इस्लामाबाद में भी काफी मैंने शोज किए, तो वहाँ पे भी लोगों के पास है। इस्लामाबाद से बहुत दफा जो है वहाँ की एम्बेसीज, जो फॉरेन एम्बेसीज हैं, उन लोगों ने काफी काम, जो मुझे नहीं पता कौन कहाँ से किस के थे, लेकिन काफी ले गए काम। अभी भी आपका काम एग्जिबिट हो रहा है, ग्रुप एग्जीबिशन लाहौर में जो हो रही है? ये भी एक वो आर्ट पे की, वो फ्राइडे को जो है वो ओपन हुई है, जी। इसमें एक एक काम था हमारा। हाँ, अगर आप आते तो यहाँ के लोग बहुत खुश होते, लेकिन अब आप कराची के हो गए हैं बिल्कुल ही, है ना? लगता है चक्कर, लेकिन कम लगता है। अच्छा, तो कराची के जो हैं लोग आर्ट वर्ल्ड में, मतलब आर्ट में कराची और लाहौर में क्या डिफरेंस है? क्योंकि कराची के लोग कहते हैं, जिनसे भी मेरी बात होती है, कि कराची में आर्ट का वर्ल्ड जो है वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, ज्यादा प्रोफेशनल है कंपेयर टू लाहौर। लाहौर के लोग एग्री नहीं करते, तो आपका क्या ओपिनियन है? ये तो बड़ा दुखती रग है ये, अगर इस पे हमारी बहस होती रहती है, और दोस्त हमारे जो है वो बुरा मान जाते हैं। कोई कंपैरिजन नहीं है लाहौर और कराची का। मतलब लाहौर का अपना एक फ्लेवर है, अपनी एक वहाँ के स्टाइल्स हैं, अपने वो हैं। कराची एक बिल्कुल। और जो मैं आपको बताऊं कि जब मैं ये भी हमने कई दफा डिस्कस किया है कि कराची में आपको, अगर आप आप में पोटेंशियल है और आप काम कर सकते हो, तो आपकी एक इंडिपेंडेंट और इंडिविजुअल जो है वो रिकग्निशन आपको मिलती है, और आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। लाहौर में आप हमेशा किसी अम्ब्रेला के नीचे, किसी सर्टेन ग्रुप के नीचे, किसी सर्टेन लॉबी के नीचे रहते हो। वहाँ का वो एक मिजाज है, उस्तादों का शहर है जैसे नहीं कहता है, तो वो एक है वहाँ का मिजाज। यहाँ वो नहीं है, यहाँ उस तरह से नहीं। सिंपल लफ्जों में हम मजाक में कहते हैं, लाहौर जो शायद काम प्रोड्यूस करने के लिए अच्छा है, कराची काम बेचने के लिए है। यहाँ के लोगों का जो है ना वो इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो जरा फर्क है, एप्लीकेशन चीजों की फर्क है। लाहौर का मिजाज अलग है, वहाँ भी ट्रेडिशनल चीजों को लोग फैसिनेट करते हैं। वहाँ अभी भी बहुत बहुत अलग तरह का है। ऑल्दो के बहुत कंटेम्प्रेरी काम भी लाहौर में प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो बहुत सारे आर्टिस्ट वो लाहौर में एग्जिबिट ही नहीं करते, जो वहाँ पे काम प्रोड्यूस करते हैं। तो वो एक अलग अलग जगह का फ्लेवर है और अलग अलग है, लेकिन कंपैरिजन करना मेरा ख्याल में ज्यादती है। तो जैसी आपकी शख्सियत है, उसी के मिजाज की जगह पे आप रहना पसंद करते हो। बहुत सारे लोग कराची में आके नहीं रह सकते, बहुत से लोग लाहौर में जाके नहीं रह सकते, लेकिन जब आप उस पेस में एडजस्ट कर जाते हो, और उसमें तो कराची जैसा कोई शहर नहीं, नथिंग लाइक इट। कि यहाँ पर आजकल क्यूरेट बहुत ज्यादा आर्टिस्ट्स कर रहे हैं, तो आपका इंटरेस्ट है क्यूरेशन में? आपने किया है, या आप कर रहे हैं, या आपका क्या ओपिनियन है उसके बारे में? मैंने बीच में एक गैलरी को भी ज्वाइन किया था, उन्होंने मुझे हायर किया था अच्छा। एज ए डायरेक्टर। दुबई में भी हमारी गैलरी थी, तो उसमें भी मैंने कुछ ऐसे काम किया, और बड़े मेगा शोज जो है वो क्यूरेट किए। अगेन फिर समहाउ मुझे, मतलब आई डिडंट फील कंफर्टेबल, मुझे नहीं लगा कि मुझे ये करना चाहिए। लोग करते हैं, मैं
मतलब जो कोई अगर मुझे अप्रोच करता है तो मैं उनको अपना काम भी देता हूँ, लेकिन मुझे क्यूरेट करने का नहीं अभी कोई इंटरेस्ट उसमें। और हर गैलरी मुझे कहती है कि आप करें क्यूरेट, ये करें वो करें, तो मैं कहता हूँ जब मेरा दिल चाहेगा देन आई वुड डू इट, अभी नहीं। और अगेन अगेन सादिया, प्रॉब्लम ये होता है ना कि ये एक वही बैंड वैगन है ना, मतलब ये लोग चढ़ जाते हैं, मतलब बस ये हो रहा है तो ये इन है तो ये करना शुरू कर दो। अब क्यूरेटर, मतलब क्यूरेटर होना इज अ फुल टाइम जॉब, और क्यूरेट करना शो नॉट ए जोक। मतलब आपने ये नहीं कि 10 आर्टिस्टों से एक ही काम लिया और आपने शो लगा दिया और क्यूरेट कर दिया। तो वो भी है, कोई थॉट प्रोसेस, कोई कोई सारी चीजें उसके पीछे हों तो मजा भी आता है क्यूरेट करने का भी। और तो वो हर चीज कुछ लोग उसको बहुत सीरियसली, बहुत जेन्युइनली करते हैं, कुछ लोग फॉर ग्रांटेड करते हैं। तो अब हर आदमी जो है वो 10 आर्टिस्ट का काम लेके लगा दिया और ये क्यूरेटेड बाय, तो ये क्यूरेशन तो ना हुई ना। हाँ बिल्कुल, तो पूरी एक ऑलमोस्ट साइंस है, आपको प्रेजर्वेशन भी आनी चाहिए। एब्सोल्युटली, लेकिन अगर कोई आर्टिस्ट क्यूरेट कर रहा है और वो अपने काम पे कॉम्प्रोमाइज कर रहा है तो फिर तो मजा नहीं है। तो आप क्यूरेट करते हो तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने काम को भी कंटिन्यू करें तो ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं। मतलब वो अगेन वही बात है ना कि जब आप उसमें इतने एंगेज हो जाते हो तो चांसेस होते हैं कि आपका काम सफर करेगा। फिर दूसरी बात ये सादिया, मेरा एक बिलीव ये है कि कुछ काम आपके करने के हैं, कुछ काम आपके करने के नहीं है। मतलब आपका काम है काम प्रोड्यूस करना, आप आर्टिस्ट हो, आप अगर मार्केटिंग भी कर रहे हो, आप क्यूरेट भी कर रहे हो, आप काम बेच भी रहे हो, तो फिर गैलरी की क्या जरूरत है। मतलब उस उन्होंने, अब हम क्या करते हैं कि पूरा एक पका पकाया एक पूरा पैकेज, एक अब मिसाल के तौर पे मैं कोई शो क्यूरेट करता हूँ, ठीक है, मैंने 10 आर्टिस्टों को कोई एक किसी कॉन्सेप्ट पर या किसी किसी थीम पर एक शो क्यूरेट किया। वो शो क्यूरेट करने के बाद मैंने गैलरी को दिया, गैलरी पे काम एग्जिबिट करने के बाद मैंने अपने कॉन्टेक्ट यूज करके उसको बेच भी दिया। तो फिर गैलरी का मतलब क्या रोल है फिर। राइट। सो मुझे पर्सनली ये लगता है कि मेरा काम जो है वो सिर्फ काम प्रोड्यूस करना है एज एन आर्टिस्ट, वो मैं गैलरी को दे दूं, उसका काम है बेचना, उसका काम है उसको करना, उसका काम है उसको वो सारा कुछ करना। तो अनफॉर्चुनेटली ये भी होता है जो कि आई डोंट एग्री विद आर्टिस्ट को ये नहीं करना चाहिए। कोई मैसेज है फॉर यंग आर्टिस्ट, फॉर स्टूडेंट्स, जो कि आप देना चाहेंगे, कोई एडवाइस है? बहुत सिंसियरिटी से काम करें, हम्बल रहें, और कोशिश करें कि जेन्युइन चीज प्रोड्यूस करें, ओरिजिनल चीज प्रोड्यूस करें। और फिर मैं अगेन एक दफा फिर कह रहा हूँ कि उस प्रोसेस को अगर आपने एंजॉय कर लिया तो बाकी सारी चीजें, ये 3 चीजें आपने की ना, आपने पूरी मेहनत से काम किया, कोशिश की कि जेन्युइन काम प्रोड्यूस करना है, और पूरी सिंसियरिटी से आपने चीजें कर रहे हो, तो उस प्रोसेस को आपने एंजॉय कर लिया, वो बहुत बेहतर है उससे कि आप इस पे कॉम्प्रोमाइज करें और लाखों में काम बेचिए। अच्छा आर्टिस्ट या ग्रेट आर्टिस्ट होना शायद सेकेंडरी है, मेरे लिए अच्छा इंसान होना प्रायोरिटी है। तो आप अच्छे, पहले अच्छे इंसान बने, फिर अच्छे आर्टिस्ट या जो भी कुछ है वो बात ही हो। वो एक बड़ा मजेदार शेर है कि मैंने देखा है जहाँ मेरी जुबान डोलती है, शायरी सच बोलती है। तो जब कोई 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 आप अगर मिसाल के तौर पे अपने आप को झूठ बोल के खुश कर रहे हो तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, वो जेन्युइन नहीं होता, वो उसका मजा जो है वो आप ले ही नहीं सकते। अगर जो भी चीज आप कर रहे हो और आप उसको एंजॉय कर रहे हो और आपको पता है कि आप जेन्युइनली कर रहे हो, तो उस पे फिर जो भी रिजल्ट आता है वो सक्सेसफुल होता है नहीं होता है, अप्रिशिएट होता है नहीं होता, कौन खरीदता है कौन नहीं खरीदता, वो सब सेकेंडरी चीजें हो जाती हैं। अगेन मैं बार बार ये इसलिए एम्फेसिस कर रहा हूँ कि ये टाइम बहुत वियर्ड है जिसमें हम रह रहे हैं, बहुत कमर्शियल टाइम है, और हर चीज को, पैसे को जो है वो हर चीज का मेयार बना दिया गया है कि कौन आर्टिस्ट कितने का बिक रहा है कितने का नहीं बिक रहा है। भाई अगर एक आदमी ने काम खुद किया है और उसको खुद ही इंजॉय नहीं किया, वो भले 20 लाख का बिक जाए, क्या फर्क पड़ता है उससे। बहुत से लोगों की पीआर इतनी अच्छी होती है, हम मिरपुर में पैदा हुए, कोई किसी बिलियनर के घर में पैदा हो गया तो उसको 20 लाख की पेंटिंग बेचना क्या मसला है। तो वो प्लेजर तो वो नहीं ले सकता ना, वो मजा तो नहीं ले सकता, वो जो जो इस प्रोसेस का हिस्सा है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रोसेस का अगर आपने प्लेजर ही नहीं लिया तो आप कितने ही बड़े आर्टिस्ट बन जाओ, कितने ही लोग आपको कुछ कर ले, इट डजंट मीन एनीथिंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, आज मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके। अल्लाह हाफिज।
अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया, मुझे भी बहुत मजा आया।